चैप्टर नंबर 3 जो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी जो है वो स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर जो है वो उसका देखा था, जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन देखी। देन उसके बाद हमने जो है पीरियोडिक टेबल बनाने में किस किस साइंटिस्ट ने जो कंट्रीब्यूशन दी हमने वो देखा था। तो स्टूडेंट्स जो है आज हम देखेंगे कि उसमें मजीद जो है वो क्या क्या जो है वो किस किस साइंटिस्ट ने अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, और जो आज हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पाई जाती हैं। तो उससे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि हम देखें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था। तो पीरियोडिक टेबल बनाने में जिन जिन साइंटिस्ट ने बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन की थी उनके बारे में हमने पढ़ा था, और तो उनके बारे में थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास डोब्राइनर। बेटा इसकी कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने देखा था कि डोब्राइनर ने 3 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के दरमियान में रिलेशनशिप के बारे में कहा था। उसने कहा था कि अगर हम 3 एलिमेंट्स लें और उसमें से जो साइड वाले दोनों एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस के एवरेज निकालें तो दरमियान वाले एलिमेंट का जो है वो एटॉमिक मास हमारे पास आ जाता है। जिसके एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि आपके पास लिथियम है, सोडियम है और आपके पास पोटेशियम है। लिथियम आपके पास इसका एटॉमिक मास 7 होता है और सोडियम का 23 होता है, और जो पोटेशियम है ये आपके पास 39 होता है। तो अगर आप इन दोनों का सम अप करके इनका एवरेज निकालें तो ये आपके पास आता है 7 + 9 आपके पास 16, और यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा। तो आप 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास 23 आ जाता है। लेकिन बेटा हमने देखा कि ये जो उसने लॉ बताया था, ये जो उसने स्टेटमेंट दी थी, ये पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स पे ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, ये सब पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से जो है सेकेंड जो है पीरियोडिक टेबल में कंट्रीब्यूशन की इसी लॉ के बाद जो है सेकेंड लॉ जो दिया था वो किसने दिया था, वो लॉ दिया था न्यूलैंड। बेटा न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो दिया था। अब न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। कैसे अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की थी? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बेस पे उसने एलिमेंट को अरेंज किया था, एटॉमिक मासेस। और फिर उसके बाद उसने कहा था अगर आप एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में पहले वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो 8वें वाले एलिमेंट के साथ जो है वो मिल रही होती है। इसी वजह से उसने अपने लॉ को जो नाम दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया था। ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8। उसने कहा था कि फर्स्ट वाला एलिमेंट सपोज जैसे आपके पास लिथियम है, उसके बाद सोडियम आता है, देन आपके पास हम पीरियड में बात करें लिथियम के बाद आएगा आपके पास बेरिलियम के बाद आएगा बेटा बोरोन के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, लिथियम आपके पास 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 और देन ऑक्सीजन आएगा, और देन आपके पास क्या आएगा? फ्लोरीन आएगा। अब उसने कहा था जो पहले वाला एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, उसने कहा था कि पहले वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो 8 वाले एलिमेंट के साथ है वो मिल रही है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, यानी पहले वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, देन आपके पास नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी तो उसने नेक्स्ट सोडियम को रखा था। उसने कहा पहले वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो 8 वाले एलिमेंट के साथ जो है वो क्या होती है? मिल रही होती हैं। तो इसी बेस पे उसने कहा था लॉ ऑफ ऑक्टेव का नाम दिया था इसको। तो ये था हमारे पास न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। बेटा दोबारा से रिपीट करियो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। तब जब न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था बेटा तब नोबल गैसेस अभी डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए नोबल गैसेस को यहाँ पे नहीं लिखा गया। यहाँ पे मैंने लिथियम का रिलेशनशिप बताया सोडियम के बाद साथ, क्योंकि लिथियम के साथ 8वें एलिमेंट का जो कनेक्शन बनता है वो किसका बनता है? सोडियम का बनता है। ओके बेटा, अब इसमें क्या जो है वो मिस्टेक थी? इसमें मिस्टेक ये थी कि इसने इसमें जो आपके पास एलिमेंट को अरेंज किया था उन एलिमेंट्स को अरेंज करते हुए इसने नोबल गैसेस को इंक्लूड नहीं किया था। जो 8वें पीरियड में आपके पास नोबल गैसेस आती हैं, नोबल गैसेस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया था, जिसकी वजह से पीरियोडिक टेबल जो है वो जो इसने बनाया, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव इसने बनाया, वो क्या हो गया? वो ज्यादा एक्सेप्टेंस उसको नहीं मिली। उसके बाद आपके पास थर्ड वाला साइंटिस्ट आया, थर्ड वाला जो है केमिस्ट आया, उसका नाम था मेंडलीफ। देन अपना मेंडलीफ ने जो है वो ला दिया पीरियोडिक टेबल के बारे में।
मेंडलीफ ने बेटा क्या किया था, मेंडलीफ वो पहला केमिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को एक प्रॉपर पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था। अब कैसे अरेंज किया था, मेंडलीफ ने पीरियड्स और ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था। पीरियड्स एंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो दिया था तो किसने दिया था बेटा, मेंडलीफ ने जो है वो पीरियड और ग्रुप का जो है कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा इसने भी एलिमेंट को कैसे अरेंज किया था, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ही अरेंज किया था, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब पीरियड्स और ग्रुप बना दिए प्रॉपर। इसने यहाँ पे बोला था कि आपके पास जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस आती हैं वो पीरियड्स कहलाती हैं, और जो आपके पास इस तरह से वर्टिकल लाइंस आ रही होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो आपके पास ग्रुप्स कहलाती हैं। इस तरह से मेंडलीफ ने ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट दिया, और सबसे फर्स्ट वाला जो पीरियोडिक टेबल था, एक प्रॉपर पीरियोडिक टेबल की जो शीट थी वो किसने दी थी, मेंडलीफ ने दी थी बेटा। लेकिन इसके बावजूद इसका जो पीरियोडिक टेबल है उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि उसमें भी कुछ फॉल्ट पाए जाते थे। वो फॉल्ट क्या थे, एक तो इसने प्रॉपर आइसोटॉप की पोजीशन बताई नहीं थी। क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि जब इसने बात ही की है कि हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे, तो देन जिस तरह से आपके पास कार्बन है, कार्बन के आपके पास 3 आइसोटॉप पाए जाते हैं बेटा। कार्बन 612 होता है, कार्बन 6 जो है वो 13 होता है, और कार्बन 6 जो है वो 14 होता है। अब पीरियोडिक टेबल में जब कार्बन रखा गया तो वहां पे तो कार्बन 12 जो है वो बताया गया, कार्बन 13 और कार्बन 14 कहाँ पे होंगे इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई थी। तो इस तरह से आइसोटॉप की पोजीशन के बारे में वहां पे ठीक से मेंशन नहीं किया गया था। फिर इसके अलावा बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये आ रही थी कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की बेस पे जो पोजीशन रखी गई थी वो बहुत गलत पोजीशन रखी गई थी। जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल लिख रही हूँ पोटाशियम की। पोटाशियम बेटा आपके पास 19 होता है, और क्रिप्टॉन आपके पास कितना होता है, 18 होता है। लेकिन जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था उसमें पोटाशियम को पहले रखा गया था, क्योंकि पोटाशियम का एटॉमिक मास जो था वो 39 था, और क्रिप्टॉन का कितना था, 39.9 था। उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक था, उसने ठीक रखा। लेकिन जब एटॉमिक नंबर के बेस पे देखा गया तो क्रिप्टॉन पहले आता था और जो पोटाशियम है वो बाद में आता था। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग जो उनकी पोजीशन थी उसमें भी कुछ गलतियां आ गई, जिसकी वजह से फिर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को भी ज्यादा एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं मिली थी। तो अब आते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो बेटा मॉडर्न डिस्कवर किया था। सो बेटा इसी तरह से जब एलिमेंट्स के ऊपर काम हो रहा था तो कुछ साइंटिस्ट और थे, कुछ केमिस्ट और थे जिन्होंने मजीद एलिमेंट्स पे काम करना शुरू किया। तो एलिमेंट की एक और प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई थी जिसे क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर को किसने डिस्कवर किया था बेटा, एच मोजली जो है वो एक केमिस्ट था, उसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था, एच मोजली। एच मोजली ने डिस्कवर किए थे एटॉमिक नंबर। अब जब एटॉमिक नंबर बेटा डिस्कवर हो गया तो देखा गया कि एटॉमिक मासेस की बजाय अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया जाए तो हमारे पास एलिमेंट में एक प्रॉपर जो है पीरियोडिसिटी देखने में मिलती है। एलिमेंट्स प्रॉपर एक तरीके के साथ एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे होते हैं। तो देन फिर क्या किया गया, एलिमेंट्स को बजाय उनके एटॉमिक मासेस के एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया गया। तो हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से की जाती है बेटे, इफ वी अरेंज एलिमेंट्स according to their increasing atomic number properties of elements की जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज
वो तब्दील होती हैं आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो इच मोस्टली की डिस्कवरी के बाद बेटा ये देखा गया कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करते हैं तो तब क्या होता है, एलिमेंट्स बाकायदा वक्फों के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। यही हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी को हम नाम देते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके बेटा, इसके अलावा इसकी एक और स्टेटमेंट भी लिखी जाती है जिसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोला जाता है। तो हम देख लेते हैं वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जैसे हम मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ पढ़ चुके हैं, उसने कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। उसने कहा था एटॉमिक मैसेज किसी भी एलिमेंट का जो है वो फंक्शन होते हैं। जबकि जब हमारे पास एक मोस्टली ने डिस्कवर कर दिए एटॉमिक नंबर, तो उसके बाद कहा गया प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्योंकि अब एटॉमिक नंबर जो है वो डिस्कवर हो चुके थे, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज लिखी गई कि अब हम पीरियोडिक लॉ में बजाय एटॉमिक मास को ये बोलेंगे कि वो पीरियोडिक फंक्शन है किसी भी एलिमेंट का, हम यहाँ पे बोलेंगे कि किसी भी एलिमेंट का जो पीरियोडिक फंक्शन है वो क्या होते हैं, वो उसके एटॉमिक नंबर होते हैं। अब बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास सपोज करें एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है आपके पास। आप लोग ये चीज पढ़ चुके हो कि एलिमेंट के न्यूक्लियस जो होता है, सॉरी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बनता है। जबकि जो आपके पास शेल होते हैं, शेल में क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो आपके पास किसी के एटम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, या आप ये बोल लें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाते हैं आपके पास, ये उस चीज का एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। क्योंकि जितने आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बेटा, उतने ही आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, आपके पास उस चीज का एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है ना बेटा, वो एक कंटिन्यूअसली मैनर के साथ इंक्रीज हो रहा होता है। जैसे आप अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें जो आपके पास कुछ इस तरह से बना हुआ है, सीक्वेंस है पीरियोडिक टेबल का। अगर आप उसमें फर्स्ट वाला ग्रुप देखें तो उसमें हाइड्रोजन आता है जो 1 होता है, उसके बाद आपके पास हीलियम आता है, हीलियम आपके पास क्या होता है, हीलियम आपके पास 2 होता है। तो देखिए पहले एटॉमिक नंबर 1, फिर आपके पास 2 कंटीन्यूअस मैनर के साथ। फिर देन आपके पास आता है लिथियम, लिथियम आपके पास 3 होता है। देन आपके पास आता है बेरिलियम, बेरिलियम आपके पास 4 होता है। देन आपके पास है वो बोरोन आता है, बोरोन 5 होता है। देन आपके पास जो है वो क्या आता है बेटा, बोरोन के बाद आपके पास जो है वो कार्बन आता है जो 6 है। देन नाइट्रोजन है जो 7 है। उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन आता है 8 है। उसके बाद आपके पास फ्लोरीन आता है जो क्या होता है आपके पास 9 होता है। तो 1 एक कंटीन्यूअस मैनर के साथ जो है वो आपके पास एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जबकि अगर आप एटॉमिक मैसेज को देखें जिस तरह से बेटा पहले अरेंज किया गया था, तो अगर सपोज हाइड्रोजन और हीलियम को देखा जाए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 आता है, हीलियम का एटॉमिक मास आपके पास 4 आता है। तो इसमें कोई एक कंटिन्यूटी नहीं पाई जाती, इसमें कोई
रेगुलर जो है वो पैटर्न नहीं पाया जाता जिसके थ्रू हम एलिमेंट्स को जो है वो स्टडी कर सकते थे। तो इसी बेस पे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है वो अरेंज किया गया। ओके बेटा, अब उसके बाद हमारे पास जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद आता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अब हम जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे बेटा। Long form of the periodic table. Long form of periodic table. Long form of periodic table पढ़ने से पहले हम कुछ जो है ना वो सिग्निफिकेंस देखेंगे। किस चीज के सिग्निफिकेंस? हम सिग्निफिकेंस देखेंगे एटॉमिक नंबर के एटॉमिक नंबर को क्यों प्रेफर किया गया है एटॉमिक मास के ऊपर, तो उसकी सिग्निफिकेंस हम देखेंगे ताकि हमें भी तो पता चले एटॉमिक मास को क्यों वहां पे इस्तेमाल नहीं किया गया, एटॉमिक नंबर को ही क्यों वहां पे रखा गया। तो उसकी सिग्निफिकेंस हम पहले देखते हैं। सिग्निफिकेंस जो है हम यहाँ से देख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है वो किस बेस पे की जाती है, वो उसके एटॉमिक नंबर की बेस पे की जाती है। कभी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा वो उसके एटॉमिक मास की बेस पे नहीं की जाएगी। तो हम यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस में सबसे पहले जो लिखेंगे वो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of elements depends upon, वो किस पे डिपेंड करती है, किस पे मुनहसर होती है, depends upon atomic number of element। सबसे पहले हमारे पास इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो की जाती है वो किस बेस पे की जाती है, वो की जाती है एटॉमिक नंबर की बेस पे। हम कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक मास की बेस पे नहीं कर सकते। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम एटॉमिक नंबर की बेस पे करते हैं तो एक और चीज भी आपको पता होगी कि एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस चीज पे डिपेंड करती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। तो अगर हम एटॉमिक नंबर की बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे ही हम किसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसको देख रहे होते हैं। तो हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंस इसकी क्या आएगी, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन, वो किस पे मुनहसर होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो बेटा यहाँ से हम जो है एटॉमिक नंबर की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो है एटॉमिक नंबर को क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाई एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल than एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर को क्यों फंडामेंटल समझा जाता है, तो उसकी रीजन
उसका आंसर भी बेटा ये है हमारे पास कि नंबर 1 आपके पास एटॉमिक नंबर जो है एक कॉन्टिन्यूस मैनर के साथ एक रेगुलर तरतीब के साथ जो है वो 1 बाय 1 करके इंक्रीज हो रहा होता है। सेकेंडली इसकी रीजन ये है एटॉमिक नंबर को इस्तेमाल करने की कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स बेटा आपको देखने में मिलेंगे जिनके एटॉमिक मैसेज जो है वो 2 एलिमेंट के सेम हो सकते हैं, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो कभी भी 2 एलिमेंट का सेम जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसका आंसर हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर increasing continuously while atomic mass do not have a regular pattern of increasing. Pattern of increasing their masses. उनके मैसेज में इंक्रीजमेंट का या इंक्रीज होने का कोई भी एक रेगुलर पैटर्न जो है वो बेटा देखने में नहीं मिलता। अब उसके बाद दूसरी रीजन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसलिए मैं आपको एग्जांपल भी यहाँ पे दे देती हूँ। जैसे हाइड्रो जो है आपके पास लिथियम जो है लिथियम 3 है, उसके बाद आपके पास लिथियम के बाद बेरिलियम आपके पास 4 है, बोरोन आपके पास 5 है, उसके बाद आपके पास बोरोन के बाद कार्बन आपके पास 6 है। तो बेटा इसमें आपको जो है वो एक रेगुलर पैटर्न जो है वो एक एक देखें 3 से 4 5 फिर 6 फिर उसके बाद आपको जो है वो नाइट्रोजन 7 देखने में मिलेगा, देन आपको ऑक्सीजन 8 देखने में मिलेगा। तो एक एक करके जो बढ़ रहा है, जबकि इसी तरह से अगर आप एटॉमिक मास को देखें, जैसे पहले मैं कह चुकी हूँ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, जबकि उसके बाद हीलियम आता है, हीलियम का एटॉमिक मास आपके पास 4 हो जाता है। 1 से डायरेक्ट जो है वो किस पे चला गया, 4 पे चला गया। तो इसमें कोई एक रेगुलर जो है वो इंक्रीजमेंट नहीं पाया जाता। अब सेकंड जो है वो इसकी रीजन क्या है कि हम इसको क्यों फंडामेंटल मानते हैं, वो रीजन बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, कभी भी 2 एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट is the unique property. ओके बेटा, तो हम देख रहे थे कि एटॉमिक नंबर जो है वो फंडामेंटल क्यों है। पहले हमने उसकी रीजन देख ली कि क्यों वो फंडामेंटल है। रीजन हमने देखी कि एटॉमिक नंबर जो है ये आपके पास एक कंटिन्यूअस मैनर के साथ इंक्रीज हो रहा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, हमने कहा एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज द यूनिक प्रॉपर्टी। जो आपके पास एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है। क्यों ये यूनिक प्रॉपर्टी है बेटा, इसकी रीजन ये है कि कभी भी 2 एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। नेवर 2 elements have same atomic number। कभी भी 2 एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर बेटा नहीं हो सकता। अब उसके एग्जांपल में आपको ऐसे दे सकती हूँ कि एटॉमिक मास जो है वो सेम हो सकता है। कैसे सेम हो सकता है, जैसे आपके पास नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास जो है वो आपके पास क्या होता है 14 होता है, और इसी तरह से कार्बन भी एक आइसोटोप है, उसको देखा जाए तो वो भी कार्बन 614 होता है। अब एटॉमिक मास तो आपके पास सेम हो सकता है, लेकिन कभी भी आपने जो है वो 2 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को जो है वो एक जैसा नहीं देखा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास जो एटॉमिक नंबर है ये जो है ये आपके पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। उसके बाद बेटा हम आते हैं अपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसमें हमने देखा कि एटॉमिक नंबर की क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो कैसे बनाई गई है, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे ही बनाई गई है। तो